Dear students of class 8, today I am going to start with you chapter number 16, which is a poem, The Rime of the Ancient Mariner, written by Samuel Taylor Coleridge. देखो ये जो कविता है ये दो पार्ट में लिखा गया था। ये कोलरिज का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है। इट वॉज रिटन इन टू पार्ट्स। इन दिस हियर वी आर ओनली गोइंग टू रीड द second part. It's a narrative poem. Narrative poem means a poem where speaker describes an experience. Narrative poem मतलब एक ऐसा कविता है जहाँ पे कवि अपने एक एक्सपीरियंस का वर्णन करते हैं. So let me tell you the background. देखो ये पोएम एक मैरिनर मतलब जहाज़ी, जो जहाज़ में सेल करता है, एक मैरिनर के बारे में है. जो मैरिनर क्या करता है, एक आदमी वेडिंग सेरेमनी में जा रहा था, शादी में जा रहा था, तो बीच रास्ते में ये मैरिनर उस आदमी को रोक लेता है और रोक के वो उस आदमी को एक वॉयज मतलब सी जर्नी, ठीक है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वॉयज मतलब सी जर्नी. तो ये मैरिनर क्या करता है, इस आदमी को रोक लेता है और इस आदमी को एक डिज़ास्टर्स मतलब एक बहुत ही भयंकर सी जर्नी के बारे में वो अपना एक्सपीरियंस बताता है. इस सी जर्नी के दौरान एक तूफान आया था और ये मैरिनर का जो जहाज़ है वो जिस रास्ते से जा रहा था, इस तूफान की वजह से ये जहाज़ अपने रास्ते से हटकर साउथ पोल की तरफ वो जाने लगा. और वहाँ पर बर्फ़ के साथ भी साउथ पोल का आसपास बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर जो समुंदर में बर्फ़ गिरा हुआ है, आइस जो जमा हुआ है, उस आइस के बीच में ये जहाज़ फंस जाता है. सडनली देयर इज़ एन एल्बाट्रॉस. एल्बाट्रॉस एक समुंदरी पंछी है, वाइट कलर सी बर्ड. अचानक इन मैरिनर्स की जहाज़ में जो जहाज़ी है उनको एक एल्बाट्रॉस पंछी दिखाई देता है. और ये एल्बाट्रॉस पंछी दिखने के कुछ ही देर बाद बर्फ़ फटने लगता है और जहाज़ को मौका मिलता है कि बर्फ़ के अंदर से वो निकल जाए, गुजर जाए. तो नेचुरली इस जहाज़ के सारे जो सेलर्स हैं वो इस पंछी को गुड लक या गुड ओमेन मानते हैं. और बाद में जैसे ही वो जहाज़ सफ़र करते रहता है, ये एल्बाट्रॉस अक्सर आके उस जहाज़ पर वो विज़िट करता है, जहाज़ पे आके वो बैठता है. लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक कुछ भूत सवार हो जाता है इस मैरिनर के ऊपर. जो कहानी बोल रहा है वो भी उस जहाज़ पर था, वो अपनी ही एक्सपीरियंस बता रहा है. वन डे गॉड नोज व्हाट हैपेंड, दिस मैरिनर kills the albatross with his crossbow. Crossbow is a type of धनुष, एक धनुष है. तो अपनी क्रॉसबो से अचानक से ये एल्बाट्रॉस को वो मार देता है. तो फिर देखो क्या होता है. तो फिर उसके बाद क्या होता है वो कहानी इस कविता में, इस पोएम में ये मैरिनर जो है, जो बूढ़ा हो गया है, वो इस वेडिंग रिसेप्शन में जाता हुआ जो गेस्ट है उसको बताता है. ओके. द सन नाउ रोज high upon the right, out of the sea came he, still hid in mist, and on the left went down into the sea. तो कवि कहते हैं कि हम लोग we were sailing, तो सूरज हमारी दक्षिण की तरफ, सूरज मानो समुंदर के अंदर से सूरज उठने लगा, राइज करने लगा. देखो यहाँ पर समुंदर को देखो, उठता कौन है समुंदर के अंदर या पानी के अंदर डुबकी लगा के कौन उठता है, इंसान. यहाँ पे सन को इमेजिन किया जा रहा है जैसे कि वो इंसान हो जो पानी के अंदर से निकल आ रहा है. दिस इज़ कॉल्ड, जब हम कोई नॉन ह्यूमन को, इंसान नहीं है, ऐसा किसी को इंसान जैसा दिखाते हैं, इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. मतलब हम इंसान के व्यक्तित्व एक नॉन ह्यूमन के ऊपर आरोप कर रहा है. तो कवि कहते हैं कि हर दिन ये सूरज जो है वो समुंदर के अंदर से हमारी दाहिनी तरफ से वो आसमान में उठा. तो देखो चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था. तो इसी तरह से दिन बीत गया और दिन के अंत में हमारी बाईं तरफ दोबारा ये सूरज समुंदर के अंदर मानो डुबकी लगाया. एंड द गुड साउथ विंड स्टिल ब्लू बिहाइंड एंड नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो, nor any day for food or play came to the mariners hollow. तो कवि कहते हैं, तो ये एल्बाट्रॉस, इसको तो मार दिया गया था. तो नरेटर कहता है कि हमारे पीछे से जो साउथ विंड है, क्योंकि उन दिनों की जहाज़ क्या होता था, इस तरह की कपड़े का सेल होता था
और ये सेल में हवा लगता था तो जहाज़ आगे बढ़ता था। तो जहाज़ियों के लिए अच्छी हवा होना, सही दिशा में बहता हुआ हवा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कवि कहते हैं कि हमारी पीछे से दक्षिण की दिशा से एक अच्छी हवा तब भी चल रहा था, लेकिन और जहाज़ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब कोई प्यारा पंछी हमारे पीछे पीछे उड़ नहीं रहा था। कोई भी प्यारा पंछी हमारे पास खाना लेने के लिए या खेलने के लिए या हमें हेलो बोलने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, देयर वॉज नो बर्ड बिकॉज द मेरिनर हैड किल्ड द एल्बाट्रॉस एंड आई हैड डन अ हेलिस थिंग। तो मेरिनर कहता है मैं एक बहुत ही बुरा काम, विकेड, बड़ा ही निर्दयी काम मैंने किया था, एंड इट वुड वर्क ए मूव, और ज़रूर इसकी इफेक्ट जो है वो मतलब बुरा, ज़रूर इसकी कोई बुरा परिणाम होने वाला था। फॉर ऑल एवर्ड, एवर्ड मतलब ज़ोर के साथ कहना, तो वो जहाज़ में बाकी जितने भी मैरिनर्स थे वो सारे ज़ोर के साथ कहा, आई हैड किल्ड द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। लोग हमें कहा कि देखो जो पंछी हमारे लिए गुड ओमेन था, जो पंछी हमारे लिए गुड लक था, जिस पंछी की वजह से ये अच्छी हवा बहना शुरू हुआ, तुमने उस पंछी को मारा है। आर रेड सेड दे द ब्लड टू स्ले दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। तुम लोग हमें बोला, उन लोग मुझे बोला कि मैं एक रेच मतलब शैतान हूँ, कि मैं इस पंछी को, जो पंछी हमारी इतनी मदद किया, जिसकी वजह से ये हवा बहना शुरू हुआ, उसी को मैंने मारा। सो आई वॉज अ रेच, आई वॉज अ हॉरिबल पर्सन। नॉर डिम नॉर रेड लाइक गॉड्स ओन हेड द ग्लोरियस सन अपरिस्ट। तो कवि कहता है कि यहाँ पे एक देखो तुलना है, सिमिली है। कवि कहता है कि ये सूरज, अपरिष्ट मतलब रोज, सूरज रोज आसमान में उठा, इट वॉज एब्सोल्युटली गोल्डन इन कलर, जैसे कि भगवान का खुद का चेहरा हो। तो देखो सूरज को यहाँ पर कभी भगवान की चेहरे के साथ तुलना किया जा रहा है। तो जब एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ तुलना किया जाता है कविता में, इसे सिमिली कहता है। तो कवि कहते हैं कि एवरी डे द सन शोन ग्लोरियसली मतलब ब्राइटली, एज इफ इट वॉज नाइदर डिम नॉर रेड, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत गर्म, ऐसा भी नहीं कि सूरज की रोशनी, सूरज तो था लेकिन धूप कमज़ोर था, कमज़ोर धूप भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था सूरज। एकदम वेरी ब्यूटिफुली द सन रोज इन द स्काई एवरी डे एज इफ इट वॉज द फेस ऑफ गॉड हिमसेल्फ। देन ऑल एवर्ड आई, तो देखो फिर सबने बड़ा जोर के साथ मुझे कहा कि तुमने पंछी को मारा है और इस वजह से अभी धीरे धीरे दिन भर हमें कुहासा का सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज सूरज क्या था, अर्लियर पंछी को मारने का पहले, एवरी डे वी हैड अ वंडरफुल ब्राइट ब्यूटिफुल सनलाइट, बट आफ्टर यू किल द बर्ड द स्काई हैज़ कम टू बी कवर्ड विथ मिस्ट एंड फॉग, मतलब कुहासा से आसमान ढकने लगा है। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे पंछी जो इतना गुड लक, गुड ओमेन हमारे लिए लाया था, ऐसे पंछी को तुमने मारे हो, दैट्स वाई द स्काई इज गेटिंग फिल्ड विथ फॉग एंड मिस्ट। द फेयर ब्रीज blew, the white foam flew, the furrow followed free, we were the first that ever burst into the silent sea। तो कभी कहते हैं तो कुछ दिन अच्छा ही बीता, सही हवा चलने लगा, ठीक है, और समुंदर की लहरें, द फरो मतलब क्या होता है, दो ऊंची जगह के बीच में गहरा जगह। यहाँ पे देखो समुंदर में जब लहर चलता है, दो लहरों के बीच में नीची जगह होता है। कभी कहते हैं द फरो फॉलोड फ्री। यहाँ पे फरो फॉलोड फ्री का मतलब होता है कि जहाज जब समुंदर में चलने लगा था तो जहाज के पीछे जो ट्रैक, हमने जो निशानी समुंदर पर हम लोग छोड़े थे, समुंदर के ऊपर जो निशानी जहाज छोड़ते हुए जहाज आगे बढ़ा, वो बड़े अच्छी तरह से, मतलब समुंदर शांत था और बहुत अच्छी तरह से समुंदर के ऊपर अपनी निशानी छोड़ते हुए जहाज आगे बढ़ा। एंड फाइनली वो साउथ पोल के आसपास जो ठंडी समुंदर था, बर्फ़ से ढका हुआ समुंदर था, उस जगह को छोड़कर वी बर्स्ट इनटू द साइलेंट सी, हम लोग चारों तरफ सन्नाटा से छाया हुआ समुंदर में आ पहुंचा। लेकिन फिर क्या हुआ, हवा ड्रॉप द ब्रीज, मतलब हवा चलना बंद हो गया।
जैसे ही हवा चलना बंद हो गया, हमारे सारे जो सेल्स हवा से फूले हुए थे, जो जहाज़ को ढकेल के आगे लेकर जा रहा था, वो सारे सेल्स भी ड्रॉप डाउन, तो हवा नहीं था तो सारे सेल्स भी लटकने लगा। हम लोग बड़े उदास थे, दुखी थे, ठीक है। हम इतने दुखी थे कि किसी को कुछ बोलने का भी इच्छा नहीं हुआ। तो हम लोग सिर्फ जब समुंदर की लहरों की आवाज़ ही सुनते सुनते जब हम थक जाते थे, तब हम लोग दो चार बातें कहते थे उस बोरडम को, थकावट को दूर करने के लिए। ऑल इन द हॉट एंड कॉपर स्काई, धीरे धीरे सूरज और ज़्यादा तेज़ होने लगा। सूरज की रंग लाल होने लगा जैसे खून से लथपथ हो। एट नून, दोपहर को सूरज इतना गर्म था, इतना हॉट था, इट वॉज इन द आफ्टरनून, कि सूरज को ऐसा लगा सूरज को देख कर कि जैसे वो खून से ढका हुआ हो। राइट अप अबव द मास्ट स्टैंड नो बिगर देन द मून। तो सूरज हमारी जहाज़ की मास्ट मतलब जहाज़ की वो जो मेन स्टिक होता है, जिसकी ये जो मेन पार्ट स्टिक होता है जहाज़ का, जिसके साथ ये सेल्स लगा होता है। तो कभी कहते हैं बिल्कुल हमारे मास्ट के ऊपर तेज़ सूरज चमकने लगा जैसे कि वो खून से ढका हुआ हो। वैसे तो सूरज का साइज मून जैसा ही था, लेकिन इट वॉज वेरी वेरी हॉट नाउ। डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रेथ नॉर मोशन एज आइडल एज ए पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। तो देखो दिन पे दिन बीत गया, हवा न होने के वजह से हमारी जहाज़ समुंदर की एक जगह पे ही रुक गया, ठीक है। तो ऐसा लगा देखकर जैसे ये कोई जहाज़ नहीं है बल्कि एक पिक्चर है समुंदर की। जैसे कोई पिक्चर में क्या होता है, जहाज़ समुंदर में एक ही जगह टिका रहता है, उसी तरह से हम लोग भी समुंदर की एक ही जगह पे टिके रहे, जैसे मानो ये एक पेंटिंग हो जिसमें जहाज़ का पेंटिंग बनाया गया हो। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ वाटर था। धीरे धीरे हमारे जहाज़ के ऊपर पीने की जो पानी था, वो पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब देखो हमारे चारों तरफ समुंदर की पानी था, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं था, क्योंकि समुंदर की पानी पीने लायक नहीं होता है कि नहीं। द वेरी डीप डिड रॉट ओ क्राइस्ट दैट एवर दिस शुड बी, या स्लाइमी थिंग्स डिड क्रॉल विथ लेग्स अपॉन द स्लाइमी सी। तो कभी कहते हैं कि देखो द वेरी डीप डिड रॉट, ऐसा लगने लगा कि जैसे समुंदर का पानी ही सरने लगा है। ओ क्राइस्ट, ऐसा भी हो सकता है समुंदर की पानी के अंदर हमें ऐसे कई जानवर दिखाई दिए, ऐसे कई चीज़ दिखाई दी जिसके टांग थे और वो हमारी जहाज़ की चारों तरफ समुंदर में तैर रहे थे। About in reel and rout, the death fires danced at night. The water like a witch's oil burned green and blue and white. तो कभी कहते हैं रील एंड राउट मतलब इट्स अ टाइप ऑफ डांस। कभी कहते हैं कि अब बिना पानी की जहाज़ आगे नहीं बढ़ रहा था, पानी नहीं था, खाना नहीं था, तो हम लोग अब सब मौत की तरफ ताक रहे थे। तो रात को जब हम दिया जलाते थे और वो दिया की रोशनी कांपता था, ऐसे लगता था कि जैसे ये रोशनी हमारी मौत की मातम मचा रहा है। मानो ये जो रोशनी की जो नाच है वो मानो हमारी डेथ डांस है। तो देखो यहाँ पे रोशनी को भी, ये फायर को भी पर्सोनिफाई किया गया है। इंसान जैसे नाचता है, कभी कल्पना करता है कि जैसे आग भी नाच रहा है। एंड सम इन ड्रीम्स assured were of the spirit that plagued us so 9 fathom deep he had followed us from the land and mist and snow। तो कभी कहते हैं, ठीक है, दैट हम में से कई लोग थे जो सपने में देखा, जिनको बड़े खतरनाक भयंकर मौत, आने वाली मौत की तरफ इशारा करता हुआ भयंकर उनको सपना आने लगा, दैट वी आर ऑल गोइंग टू डाई, ठीक है। और ये गहरा समुंदर जो है, हम लोग बर्फ़ की जगह से हमें छुटकारा मिला था, बर्फ़ और कुआसा की जगह से हमें छुटकारा मिला था। लेकिन अब जहाँ पर आके हमारी जहाज़ फंस गया था, मेनी ऑफ अस, हम लोग इतने परेशान थे कि रात को नींद में भी सपने आने लगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर डेथ बेड, हम लोग सब यहाँ पर मरने वाले हैं।
एंड एवरी टंग दो एट अ ड्रॉट वॉज विदर्ड एट द रूट। तो देखो ड्रॉट मतलब पानी ना होना, बिल्कुल पानी ना होने की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर सूखने लगे, हमारे जीव जो है, हमारे टंग जो है वो पूरे सूख गए, और हाल ऐसा हुआ कि हम लोग बात भी न कर पाए। नो मोर देन इफ वी हैड बीन चोक्ड विद सूट। सूट मतलब कोयला जब जलाया जाता है तो कोयला के अंदर से काले काले, कोयला की जलाने से जो धुआं उठता है उसमें काले काले टुकड़े उठते रहते हैं। तो कभी कहते हैं कि वो टुकड़ा जब किसी का मुंह में चला जाता है तो उसकी मुंह सूख जाता है, उसकी गला घुट जाता है। तो बिना पानी के हम सब अंदर से इतना सूखने लगे थे कि जैसे कोयला की जो सूट है वो हमारी गले में जाकर हमारी गले को रोक दिया हो, हम बात करने का भी लायक नहीं रहे। आ वेल ए डे व्हाट इविल लुक्स हैड आई फ्रॉम द ओल्ड एंड यंग। तो देखो जैसे जैसे हम मौत के करीब आते गए, जहाज़ में, हमारी जहाज़ में जितने बूढ़े लोग, जितने यंग लोग थे, सब बड़ी मेरी तरफ उंगली उठाते हुए, मुझे दोष देते हुए वो हमारी तरफ देखते रहे। इंस्टेड ऑफ द क्रॉस द एल्बाट्रॉस अबाउट माई नेक वॉज हंग। तो अब देखो एल्बाट्रॉस, नॉर्मली लोग गले में क्या कहते हैं, भगवान की क्रॉस पहनता है, लेकिन अब ये लोग मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो गए क्योंकि उनको लगा कि मैंने एल्बाट्रॉस को मारा है, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा हुआ है। तो हमारे जहाज़ के लोग मेरे गले का क्रॉस उतार कर मेरे गले में वो एल्बाट्रॉस का जो डेड बॉडी है वो मेरे गले से लटका दिया। ओके, सो दिस इज द पोएम। ओके, तो मैं ये पोएम, ये वीडियो के साथ साथ आई विल ऑल्सो अपलोड द नोट्स फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।